हाय एवरीवन। तो पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हमने सुनी जहां अक्सर ऐसा होता है कि इनबॉक्स में आके लोग काफी परेशान करते हैं। कई सारे साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स की बहुत सारी बातें आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनने में हमेशा आती रहती हैं और पिछले कुछ दिनों मेरे कई दोस्तों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई जो करीबी दोस्त थे। तो हम हमेशा ये सोचते रहे कि कानूनी तौर पे हमारे पास ऑप्शन क्या है इसके बारे में बात करने के लिए। साइबर क्राइम है, साइबर सेल है, इसमें शिकायत की जाए, लेकिन वो कैसे की जाए, इसका तरीका क्या है, ये हमें नहीं पता। तो आज मैं अपने साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट को लाया हूँ। स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं इनको सिर्फ एक वकील के तौर पे नहीं जानता और एक तरह से मेरी बड़ी बहन की तरह है। तो मेरे साथ है सोमा पांडे जी। और सोमा पांडे नमस्कार। जो है अभी लखनऊ में है और कोर्ट फैमिली कोर्ट एडवोकेट हैं और उस एरिया में एक्सपर्ट हैं। लेकिन इसके अलावा इनका बाकी एरियाज में भी अपना दखल है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि क्या ये हमारे साथ आके और इस विषय पे बात कर सकेंगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ सोमा मैम के बारे में कि ये शुरू से वकील नहीं थी। हम दोनों लोग ब्रांडिंग में थे, हम दोनों लोग मार्केटिंग में थे और दैनिक जागरण में हम लोगों ने साथ में काम किया है। और ये शायद अब 16-17 साल हो गए हम लोगों को एक दूसरे को जानते हुए। और हमने कुछ प्रोजेक्ट भी साथ में किए हैं, तो तब से मैं जानता हूँ। और इन्होंने जो एक होता है कि कोई आदमी खुद से स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है ना, बहुत सारे जो आपके हार्डशिप्स लाइफ में होती हैं उनको कवर करते हुए, उनसे जूझते हुए, तो वो चीजें मैम ने की हैं और इसलिए कई बार वो बड़ा इंस्पिरेशनल मेरे लिए होता है। सोमा मैम, वेलकम आपका। और थैंक यू थैंक यू वेरी मच नवीन। कि आप एग्री किए कि इस पे हम लोग आए और लोगों से बात कर रहे हैं। थैंक यू नवीन, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इमोशनल इंट्रो हो जाएगा मेरा क्योंकि कैरियर के शुरुआती दौर में हम लोग साथ में काम करते थे और बहुत ही चीजें हम लोगों ने मेरे ख्याल में साथ में ही सीखी हैं। हम तुम और टीम के काफी सारे लोग थे और काफी लोग थे। सर का बहुत अच्छा हम लोगों को गाइडेंस मिला हुआ था शुरुआत में ही, जिससे हम लोग काफी आगे बढ़ पाए। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे स्ट्रगल की बात किया जाए तो तुम्हारा तो ट्रांसफॉर्मेशन ही बहुत अच्छा हुआ है कि मतलब जनता स्टोर जैसा अच्छा प्रोडक्ट सबको मिल गया है तो थैंक यू। वो तो बहुत ही हाँ, अच्छी चीज थी। मैं हमेशा ये मैं बताना भूल गया था, लेकिन आपने खुद ही कर दिया कि जब भी लाइव होता है तो जनता स्टोर की बात जरूर करनी है। नहीं नहीं, वो तो दिस इज एन अचीवमेंट एंड द काइंड ऑफ फ्लो यू हैड कि कितना बढ़िया से तुमने जीवन तरीके से उसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया है। तो वो तो अपना ही उसका अलग मजा है। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम दोनों ने अपन दोनों की तारीफ खूब कर दी है, अब अपन मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ तो बिल्कुल। आज आपने कुछ दिनों पहले वो देखा होगा जो मेरी वॉल पे एक पोस्ट था, आपने उस टाइम सजेस्ट भी किया था। तो ये कंटेक्स्ट हम्म। ये वहीं से बना था कि क्या हम इस बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सिंपल सवाल है कि साइबर क्राइम होता क्या है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखो नवीन, साइबर क्राइम अगर लीगल डेफिनेशन में जाए तो बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन इसके बारे में की गई हैं, लेकिन कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें साइबर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा हो, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है या मोबाइल डेटा, मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है साइबर क्राइम के दायरे में आती है। तो कई बार हम लोगों का, जैसे अभी ये जो जिन महिला का इंसिडेंस हुआ था वो हम लोगों ने इसका ब्रीफ नहीं दिया। लोग हो सकता है कई ऑडियंस को ये पता भी ना हो कि उनको जो है कई सारे लोगों ने ऑब्सीन मैसेजेस किए थे और गलत मैसेज उनके मैसेजेस में प्राइवेट बॉक्सेस में, मेल बॉक्सेस में उनको भेजे गए थे, जिसको बाद में जब हम लोगों ने मेरे ख्याल में तुम्हारा ही इनिशिएटिव, आपका ही इनिशिएटिव इतना बढ़िया था कि उसमें उस चीज को वो किया गया, पर्सन को ट्रेस किया गया। जबकि शायद अगर उसमें हम लोग जाते, अगर हम पुलिस और इंफॉर्मेशन के थ्रू जाते तो शायद हम लोग इतना जल्दी इतना ट्रेस नहीं कर पाते जितना यहाँ पे लोगों के इन्वॉल्वमेंट से हो गया। पर हो गया। सबसे बढ़िया चीज जो इसमें है उसमें दैट गर्ल हैज रेज द पॉइंट कि हमें राइट। ऐसा भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी हिम्मत की बात यही होती है क्योंकि कई बार लोग जो है वहीं चूक जाते हैं साइबर में, चाहे उनको ऑनलाइन कोई स्टॉकिंग कर रहा हो, चाहे उनको मोबाइल में कोई स्टॉकिंग कर रहा हो, चाहे उनको नॉर्मल लाइफ में कोई स्टॉकिंग कर रहा हो। लड़कियां या महिलाएं या इवन कई मामलों में लड़के भी इसका शिकार होते हैं और वो लोग वो चीज को बता नहीं पाते हैं और वॉइसेस रेज नहीं करते हैं। तो साइबर क्राइम को तो अगर हम लोग देखें इस दौर में भी जो भी एक्टिविटीज जहाँ पे नेट इन्वॉल्व है, जहाँ पे कंप्यूटर इन्वॉल्व है, वहां पे साइबर क्राइम होगा। और हाँ, और ये भी देख लो, अभी हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस की बात की 2004 में जब हम लोग साथ में काम करते थे, उस वक्त कितने लोग मोबाइल यूजर थे या कितने लोग इंटरनेट यूजर थे और आज की डेट में कितने हैं।
आज ही कितना आज है? में अगर डेटा निकाल के देखा जाए तो फेसबुक के यूजर्स इंडिया में जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2023 ये 444 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे, जो कि आज की डेट हम्म, में 346 मिलियन के आसपास हैं। और ऐसे ही आपके व्हाट्सएप यूजर्स भी है, व्हाट्सएप यूजर्स भी इंडिया में बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतनी हम्म, तेजी से ग्रो कर रहा है। और लेकिन हम्म, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो हमारा बढ़ रहा है, हमारे इंटरनेट यूसेज बढ़ रहे हैं, हम लोग इंटरनेट को हर तरह से यूज कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस में हो चाहे सोशल लाइफ में हो। लेकिन साथ में उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा शायद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या जो क्राइम को कंट्रोल हम्म। करने का एरिया है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। तो और इस पे जी, एक मैं रीजन इसका ये भी है कि लोग जागरूक नहीं है। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था कि ये जो जागरूकता की हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ जो इनबॉक्स में अभद्र भाषा कई बार जो इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि साइबर क्राइम के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, और आज जो लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात पे कर रहे हैं कि ऑनलाइन बुलिंग जो होती है, साइबर बुलिंग या हेरेसमेंट के जिस तरह के केसेस होते हैं, हम आज सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो अभद्र भाषा होती है या कोई अश्लील फोटो भेज दी, इस तरह की बातें जहाँ पे आती हैं, तो यहाँ पे सबसे हम्म। आसान तरीका दिखता है कि ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन इसके बारे में कोई कानून है, वो कानून क्या है, वो कानून के बारे में भी शायद पता नहीं है। तो कानून किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, किस कानून के तहत हमें, उनको क्या सजा मिल सकती है? मुझसे जब भी कोई कानून के बारे में बोलता है तो मैं यही बात बोलती हूँ कि कानून हमारे सारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो अच्छा। आईपीसी से अगर हम स्टार्ट करें तो आईपीसी में धारा 506 है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए है। किसी को भी आप अगर उसकी गरिमा या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा भय दे करके आप उससे कोई काम करवाना या नहीं करवाना चाह रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसमें धारा 506 लग जाती है। धारा 506 के अलावा 509 है जो कि हमारे आज के टॉपिक से बहुत रेलिवेंट है, जहाँ पे किसी महिला की गरिमा को जो है ठेस पहुंचाई जा सकती है, जो कि आता है आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन। तो 509 ऑफ आईपीसी भी अट्रैक्ट होता है। उसके अलावा 499 सेक्शन 499 आईपीसी डिफेमेशन के केस में आता है। अगर मान लीजिए वो अभद्र भाषा पब्लिकली वो की जा रही है, पब्लिश की जा रही है, तो उसके लिए हम 499 में भी जा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 67 जो है स्पेसिफिकली बताता है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सीन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसमें यह है कि पहला कन्विक्शन अगर होता है तो पहले कन्विक्शन में 5 साल तक की सजा है, और उसके अलावा जो है आपको 1 लाख तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या दोनों ही सजा दी जा सकती है। दूसरा ये है कि अगर सेकंड इवेंट होता है ऐसा ही, सेक्शन 69 में किसी का कन्विक्शन होता है, तो उस कंडीशन में 10 साल तक की सजा है और फाइन जो है वो 2 लाख तक का है, या दोनों। तो ये जो अपराध आता है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि वो इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और ऐसी सजा भी मिल सकती है। एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले को ये नहीं मालूम है कि ऐसे केसेस में उनको ये सजाएं मिल सकती हैं, और दूसरी चीज ये है कि जिनके साथ हो रहा है विक्टिम, उनको ये नहीं मालूम है कि उनको वो ये इस धाराओं के अंतर्गत जो है उनको बुक कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो है एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो चुका है कि अगर आपके कोई कमेंट में आके बात करता है या आपके इनबॉक्स में आता है, आप दोनों ही केस में आप उनके ऊपर एक कानूनी एक्शन ले सकते हैं, और कानून यहाँ पे हमारे साथ है। और ब्लॉक करना हमेशा जी। तरीका नहीं है। कई बार ये कहा जाता है ब्लॉक कर दो, बहुत आसान चीज लगती है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ब्लॉक करने का जो तरीका है ये उन लोगों को एक मौका देता है कि आप दूसरे के कमेंट बॉक्स में या दूसरे के इनबॉक्स में घुसें, तो कानून का ब्लॉक सहारा कर दी। लीजिए। और इस हाँ, कानून के ब्लॉक सहारा कैसे लें उस पे, जी आप कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं आप ब्लॉक कुछ कर कह रहे थे मैम? दीजिए, अनफ्रेंड कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, अनफ्रेंड कर दीजिए, लेकिन एक को ब्लॉक कर लिया वो दूसरा प्रोफाइल बना लेता है। दूसरे बात तो वाला। जी। हाँ, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे मैम जब कानून की हम बात कर रहे थे कि शिकायत अगर की जाए, तो शिकायत जो है, एक तो हम अभी तक जो हमें फॉर्मेट पता था वो ये था कि आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाई। लेकिन जब भी साइबर हम्म। क्राइम की बात आती है, एक टर्म बड़ा निकल के आता है, साइबर सेल। अब ये साइबर हम्म। सेल आम आदमी के लिए है या फिर ये साइबर सेल सिर्फ पुलिस के लिए काम करता है? और अगर किसी को नहीं, साइबर सेल में जा, तो ये शिकायत अगर मुझे इस ऑनलाइन हेरेसमेंट की शिकायत करनी है, तो पुलिस को शिकायत करूं या मैं साइबर सेल को जाके शिकायत करूं, और करूं तो नवीन, कैसे करूं? हाँ, साइबर सेल का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है, और वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अंदर आता है।
और इसमें क्या होता है कि आप www.cybercrime.gov.in ये उसका पोर्टल है, उसमें आप जा सकते हैं। वहां पे जा करके, जैसे चूंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो महिलाओं के हैरेसमेंट को लेकर के है, वहां पे एक अलग से स्पेसिफिक सेक्शन दे रखा गया है महिलाओं और बच्चों के लिए, जिसपे वो एक अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शिकायत दर्ज कराते समय जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो शिकायत जो है अपनी जितना शॉर्ट में वो लिख सकते हैं उतना लिखें। दूसरी चीज ये है पूरी बात लिखें, शॉर्ट में पूरी बात उनको लिखनी हो। उसके अलावा जो यूआरएल है, मतलब जो जिन जिन प्रोफाइल से या जिन जिन लिंक से उनका आया है, यूआरएल का मतलब ये है कि जहां पे हम लोग टाइप करते हैं ऊपर एड्रेस बार में, उसकी कॉपी वो उसमें लगा दें और स्क्रीनशॉट्स ले लें जो मैसेजेस दिए गए हैं। तो मैं ये कहूँ कि जैसे मेरा प्रोफाइल है, तो मेरा प्रोफाइल अगर कोई सर्च करता है तो www.facebook.com/चौधरी नवीन लिखा आता है, तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये यूआरएल हो गया। ये जी, ये यूआरएल होता है। ये यूआरएल देना मस्ट है, यूआरएल जरूर से दें। ये और उसके अलावा स्क्रीनशॉट दे, जो भी मैसेजेस उनको या फोटोग्राफ या कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल भेजा जा रहा है या ऑब्सीन लैंग्वेजेस यूज की जा रही है, उसका स्क्रीनशॉट उसमें डाल दें। जब ये साइबर सेल में कंप्लेन रजिस्टर होती है तो साइबर सेल जो है संबंधित थाने में या संबंधित साइबर सेल में, जैसे अगर मान लीजिए लखनऊ का है तो वहां से उसको डायरेक्ट कर देंगे लखनऊ में उसको रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उस पे एक्शन जरूर होता है। उस पे वो कॉग्निजेंस भी लेते हैं और उसमें रिपोर्ट लगा करके वो संबंधित कोर्ट में चली भी जाती है। पहला तो तरीका ये हो गया जो साइबर सेल का आपने बताया। दूसरा तरीका ये है कि ये एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ, मैं इस वक्त लखनऊ में रहती हूँ, तो लखनऊ में दो सुविधाएं मेरे पास। मैं तो एक संबंधित थाने में जाकर के अपने एरिया के वहां जाकर के एक एफआईआर दर्ज कराऊंगी। एफआईआर मेरी लिखी जाएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर लिखने के बाद मैं उसको मार्क करा करके यहाँ पे हजरतगंज में साइबर सेल का ऑफिस है, वहां पे दे सकती हूँ। दूसरा, मैं सीधे साइबर सेल के ऑफिस में जा सकती हूँ और साइबर सेल के ऑफिस में अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हूँ और वहां पे वो कंप्लेन दर्ज होकर के मुझे उसकी कॉपी मिल जाएगी। जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमें हमारे पास स्क्रीनशॉट्स की कॉपी होनी चाहिए और हमारे पास यूआरएल होना चाहिए। यूआरएल होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज आती है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, या व्हाट्सएप में ही देख लीजिए, आपका आता है कि रिपोर्ट एंड ब्लॉक। जैसे ही आपने रिपोर्ट एंड ब्लॉक किया, वैसे उसके सारे जो कन्वर्सेशन है वो सब अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो जब भी ब्लॉक करें व्हाट्सएप में, अगर आप किसी को ब्लॉक करने जा रहे हैं या कोई इस तरीके से भेज रहे हैं, तो ये आप जरूर ध्यान दें कि आप उसे सिर्फ ब्लॉक करें, रिपोर्ट और ब्लॉक ना करें, क्योंकि जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे आपके सारी जो मैसेजेस हैं वो डिलीट हो जा रही है। और दूसरा ये है कि गुस्से में आकर के, नाराजगी में या डर से भी अपने मैसेजेस कभी डिलीट ना करें, वो स्क्रीनशॉट को रखें। साइबर स्पेस एक ऐसी जगह है जहां कोई कितनी भी फेक प्रोफाइल बना ले वो पकड़ में आ ही जाता है। वो कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से वो बच नहीं पाएंगे अगर वो फेक प्रोफाइल बना रहे हैं। आईपी एड्रेसेस ऐसी होती हैं कि वो ट्रेस कर ही लिए जाते हैं। तो फेक प्रोफाइल पे मेरा एक और सवाल है कि फेक प्रोफाइल जो बना रहे हैं वो दो, एक तो है जिनको ज्यादा नहीं पता, उन्होंने जनरली किसी नाम से बना दिया, लेकिन बहुत सारे चतुर लोग हैं जो वीपीएन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वीपीएन के इस्तेमाल के साथ जब वो करना शुरू करते हैं, क्या पुलिस उसको भी ट्रैक कर लेती है आसानी से, या वो बिल्कुल कर लेती है, बिल्कुल कर लेती है। आसानी से तो नहीं होता है लेकिन ट्रैक वो भी हो जाते हैं। पुलिस का अब ये होता है कि नेचर ऑफ केस क्या है, कई बार केसेस का नेचर इस तरीके का होता है कि बहुत सिवियर होता है, तो वहां तो पुलिस जी जान लगा करके कर लेती है। जैसे जहाँ क्रेडिट या फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, नॉर्मली इन केसेस में जो है इन्वेस्टिगेशन बहुत शार्पली चलता है। अभी पीछे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहे थे, डेबिट कार्ड एटीएम से पैसे निकाल लिए जा रहे थे। उसमें यहाँ पे लखनऊ लोकल जो साइबर सेल है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, दे वर अप्रिशिएटेड फॉर दैट ऑल्सो। तो वही वीपीएन का ही इस्तेमाल वहां पे भी हुआ था, लेकिन ट्रेस किया गया था। तो यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन आया था जो शायद आपने जवाब दे ही दिया, लेकिन फिर भी मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। अतुल अग्रवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐप भी है जिस ऐप के थ्रू यहाँ पे हम तो इनका क्वेश्चन एग्जैक्टली है, इज देयर अ कन्वीनियंट प्रोसेस लाइक ऐप टू बुक द कंप्लेंट इंस्टेड ऑफ फिजिकली विजिटिंग द पुलिस स्टेशन? सो मेरे ख्याल से अतुल जी यहाँ पे जो वेबसाइट आपने बताई है जी, वेबसाइट है वो, उस वेबसाइट में बहुत बहुत अच्छा सिंपल सा फॉर्मेट है उसका, उसमें बहुत आराम से आप लोग घर बैठे बैठे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आपने वेबसाइट नहीं सुनी पहले, तो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, यही है cybercrime.gov.in। cybercrime.gov.in।
उसमें भी उसमें वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग से स्पेसिफिक सेक्शन बना हुआ है, जो आप जैसे ही उस पोर्टल में आप जाएंगे आपको सामने ही दिख जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, एंड फॉर्मेट इज वेरी इजी, यूजर फ्रेंडली एक फॉर्मेट है। सजेशन आया है, और जहां कि साइबर दोस्त इज अवेलेबल ऑन ट्विटर। तो जो साइबर दोस्त है, मैंने वो प्रोफाइल देखी थी, तो ये प्रोफाइल सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है, ये वहां पे भी हमें बताने से वो कोई एक्शन लेते हैं? इसके बारे में आपको आइडिया है? नवीन, मुझे ट्विटर पे साइबर जो साइबर दोस्त के सेल बारे है में ज्यादा या साइबर हाँ, दोस्त करके, उसका आइडिया नहीं। साइबर दोस्त ठीक का है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो मुझे वेरीफाइड है तो इनके मेरे ख्याल से आइडिया है। इन्फॉर्मेशन तो जरूर देते हैं। हाँ, हाँ, इन्फॉर्मेशन दे देते होंगे। ठीक है। एक बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जो गाइड कर देते हैं इस तरीके के केसेस में। लेकिन ज्यादातर ये है कि रिपोर्टिंग सेल्फ होनी चाहिए, जिसके साथ हो रहा है विक्टिम खुद ही रिपोर्ट करे। एक क्वेश्चन अभिषेक ने पूछा है, और ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में साउंड फनी बट इट इज सिग्निफिकेंट। व्हेन अ पर्सन सेंड हाई इन इनबॉक्स, जस्ट अ हाई, एंड द गर्ल पब्लिशेस दैट स्क्रीनशॉट, इज इट एन ऑफेंस? हाँ, तो ये मैंने भी बहुत देखा है कि अगर किसी लड़के ने हाई भेजा तो उसका स्क्रीनशॉट आता है। हालांकि वो हमें समझ में आते हैं, कुछ एक केसेस मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे, और उसके बाद आपको हाय 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 करके वो मैसेज करते रहेंगे कंटिन्यूसली, और आप अगर जवाब देते हैं तो ये अभिषेक को एक जवाब तो मैं अपनी तरफ देता हूँ जो मेरा अनुभव है, उसके बाद आप कानूनी तौर पर बताएं। तो मैंने जो बहुत सारे देखे हैं उसमें ये होता है कि लड़के ने हाय, हेलो, हेलो मैम, नाइस पिक मैम, ये सारी चीजें करते रहेंगे, और जैसे ही लड़की ने कोई भी जवाब दिया उसके बाद वो ऑब्स्टिनिटी पे उतर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक कारण बहुत रहता है कि जहां पे लड़कियां वो स्क्रीनशॉट लगा देती है कि भैया पीछा ही नहीं छोड़ रहा। लेकिन अक्षय का क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ एक हाय किसी ने लिखा है तो ये क्या ऑफेंस है? क्या नहीं, इसको ऑफेंस माना जाए? पहली बात तो ये है कि अभिषेक, हाय किसको बोला जा रहा है भाई? कोई आपके लिए एकदम ही स्ट्रेंजर है और वो आपसे बात नहीं करना चाहते, तो और आप हेलो लिख करके उनको भेज रहे हैं, तो हो सकता है वो उनको अच्छा ना लगे। तो ये फर्स्ट गो में, फर्स्ट इंसिडेंट तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि रिपीटेडली अगर अपने 50 हाय भेज दी तो वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि इसमें एक और बात आती है कि सोशल मीडिया में कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है बहुत प्रॉपर वे में नहीं देते हैं। बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें सोशल मीडिया में ध्यान देना चाहिए। उनमें से एक ये भी है कि आप किसी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए फ्रेंड, तो वो आपके जानने में होना चाहिए, आपका परिचय होना चाहिए उनसे, या तो फ्रेंड टू फ्रेंड हो, मतलब कोई आपके जानने में ही वालों में से ही हो जिसको आप ट्रेस कर सकें। अनजाने लोगों को अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी नेग्लिजेंट हो रहे हैं। तो अगर बिल्कुल। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद तो जाहिर सी बात है, कोई हाई अगर लिख करके भेजता है तो दैट शुड नॉट बी अमाउंटिंग टू क्राइम। अच्छा, ये हम जैसे लोगों के साथ ये बड़ी दिक्कत हो गई है, जो लोग राइटिंग में है या किसी आर्ट फील्ड में है, या आप भी जैसे पब्लिक प्रोफाइल में, तो हमें बहुत बार ऐसे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिनको हम नहीं जानते हैं, और वो उनको शौक होता है, मुझे लगता है कुछ लोगों को शौक होता है बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। वो किसी का नाम टैग होगा तो सबको, आज जितनों को मैंने टैग किया सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी होगी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाए जाते हैं। एक ऐसी घटना रिसेंटली हुई थी जहां पे मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारा फ्रेंड है, जरा इसको देखो, इसने ऐसा कुछ मैसेज किया है। तो मैंने देखा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ, फिर मैंने एक और जो म्यूचुअल फ्रेंड दिखा, मैंने उसको कांटेक्ट किया कि मैंने कहा यार ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, आप इसको जानते हैं क्या, इस तरह के मैसेज कर रहे हैं? वो कहते हैं मैं भी नहीं जानता। तो आजकल ये बहुत ज्यादा होने लगा है कि मैं भी नहीं जानता, इसलिए सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड देख के किसी को एक्सेप्ट ना करें। मेरा खुद का अपना ये तरीका है कि मैं कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा उसकी प्रोफाइल को देख सकूं देखूं, नहीं देख सकता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक कि मुझे ये रियलाइज नहीं होता कि मैं इस आदमी को किसी भी तरीके से पकड़ सकता हूँ, जैसा मैम ने कहा था। अच्छा, एक कृष्ण झा का क्वेश्चन है कि अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी या मैसेज किया और हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, उस स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे केस और एक्शन हो सकता है क्या, जबकि मैसेज और कमेंट उसने डिलीट कर दिया हो? हाँ, हो तो सकता है। ये कृष्ण यूआरएल उनका ले, एक तो मैं जी, उसका तो यहाँ यूआरएल पे ले लें उसकी प्रोफाइल कृष्ण का। को मैम, कृष्ण के क्वेश्चन को मैं यहाँ एक बार थोड़ा ऐड करता हूँ। एक तो यूआरएल वाला ऑप्शन हो गया, वो हमने ले लिया, लेकिन सपोज मैंने एक पोस्ट लिखी है, मैंने पोस्ट लिखा कि आज हम इस लाइव में मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर एक आदमी आकर कुछ कमेंट उल्टा पुल्टा कर जाता है, और मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, लेकिन वो डिलीट कर दिया इतनी देर में उसने, तो इस केस में कुछ हो सकता है? अगर वो डिलीट भी करता है तो वो डेटा सर्वर पे रहता है, तो जब हम यूआरएल भेजते हैं, यूआरएल देते हैं हम। तो लेकिन मुझे उसकी प्रोफाइल का हाँ, देना पड़ेगा।
हाँ, तो जब हम हाँ। प्रोफाइल का उसका यूआरएल देंगे तो वही चीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ट्रेस कर लेती है। yes, तो तो इसीलिए कृष्ण किसी मेरे को भी ख्याल से बहुत इसमें बढ़िया आपका से, यही है कि अगर आपको, जी, हाँ, किसी को हाँ भी आप कुछ बहुत कह रहे बढ़िया से कमेंट देने से पहले जो है लोग एकदम सोच रहे हैं, क्योंकि व्हाट गोज ऑन नेट रिमेन्स ऑन नेट। हैं नेट, ये बड़ा सही है, व्हाट गोज ऑन नेट रिमेन्स ऑन नेट। ठीक है, मैंने हाँ लास जी। वेगास के बारे में सुना था ऐसा अभी तक। तो कृष्ण, अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई कमेंट ऐसा करता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना काफी नहीं है, आपको उस पर्सन की प्रोफाइल को क्लिक करके उसके प्रोफाइल का यूआरएल भी लेना है, जो प्रोफाइल लिंक जिसको आप कहते हैं वो भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्क्रीनशॉट के बेस पे पुलिस उसको नहीं ट्रैक कर सकती है, वो यूआरएल चाहिए होगा, वो चाहे आपकी प्रोफाइल पे आके करे या कहीं भी आके करे, वो आपके पास है तो उस बेस पे पुलिस पूरा ट्रैक कर सकती है कि उन्होंने क्या कमेंट किया था, कहाँ कमेंट किया था और कैसे कमेंट किया था। अगर ये व्हाट्सएप के अंदर है तो व्हाट्सएप में वो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता होगा है। जरूर। देन एक और मेरा क्वेश्चन है कि ये पुलिस का प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, जैसे ऑनलाइन हमने शिकायत कर दी, तो अभी जब मेरी फ्रेंड ने शिकायत की थी ऑनलाइन, तो मैंने देखा उसको बहुत सारे मैसेज आया कि आपकी ये शिकायत एक्नॉलेज हो गई है, अब ये फलाने थाने को गया, फिर आया कि दूसरे थाने को गया, फिर गया तीसरे थाने को, तो तीसरा थाना एक्चुअली उनका थाना था जो पड़ता है, तो ये प्रोसेस क्या है, इसको थाने के थ्रू ही इसका इन्वेस्टिगेशन होता है? थाने में इन्वेस्टिगेशन होकर जो रिपोर्ट लगती है, वो रिपोर्ट के बाद चार्जशीट जो है उसी थाने से बन के जाएगी, क्योंकि आईपीसी में पहले 66 ए का प्रावधान था, जो श्रेया के केस का जो बहुत पॉपुलर केस हुआ था, उसके बाद 66 को सेक्शन 66 आईपी ये आईटी एक्ट को हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो उसके बाद से ये हो गया कि सेक्शन 67 में या तो चार्जशीट तैयार करते हैं तो वो आईपीसी की धाराओं के अंदर चार्जशीट तैयार करते हैं, तो वो आईपीसी की धाराओं में चार्जशीट जो तैयार होती है वो, इसमें दो तरफ से आईओ काम करते हैं। एक तो आईओ होते हैं जो साइबर सेल के होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और दूसरे आईओ जो होंगे जो आपके संबंधित थाने में होंगे वो होंगे। तो जब मार्क होकर के आपकी एफआईआर या आपकी कंप्लेन मार्क होकर के साइबर सेल में जाएगी, तो साइबर सेल वहां पे रिपोर्ट लगा करके उसको संबंधित थाने में फॉरवर्ड कर देगी। फिर संबंधित थाने से वो कोर्ट में जाएगी कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो जितनी भी एविडेंसेस, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन साइबर सेल वालों ने किया होगा, उसकी सबकी वो रिपोर्ट लगा देंगे कि हाँ ये चीज पाई गई है, और इन्होंने जो है इस यूआरएल आईडी से फलाने फलाने ने, जिनका ये नंबर ट्रेस हुआ है और ये एड्रेस ट्रेस हुआ है, इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज की है, और विक्टिम की शिकायत जो है वो सही पाई गई है, ऐसे लिख करके वो भिजवा देते हैं। फिर जज जो है उसमें कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है, जो क्रिमिनल होते हैं या जिन्होंने क्राइम किया होता है उनको नोटिस जाते हैं, सम्मन्स जाते हैं, फिर जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है। ओके, तो एक सवाल रोहिणी जी का आया हुआ है कि इफ समवन has not written anything directly but with the help of previous activity we know it is for us or for whom, can we file a complaint against that? अगर मैं इसको लूं कि वो जो फेसबुक पे तानेबाजी वाला या कई बार वो इनडायरेक्ट कमेंट्स होते हैं जहां बिलो द बेल्ट हिट करने की बात कई बार होती है, उस केस में क्या कुछ है? जैसे बड़ा सिंपल सा लेते हैं कि कोई आज मेरे लिए पोस्ट कर दे कि देखो वो किसी एडवोकेट, ऐसे लेखक हैं जो लिखना छोड़ के किसी एडवोकेट को लेके पानी कानून का ज्ञान बखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये लिख दिया आज, तो मैं समझ गया कि ये हाँ मेरे बारे में है, लेकिन ये तो खैर हाँ। बड़ी नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा वो कोई अभद्र भाषा करता है, इनडायरेक्ट करता है, तो क्या उसमें मैं कोई एक्शन ले सकता हूँ? ये रोहिणी उसमें जी भी का आप सवाल एक्शन ले उसमें भी आप है। एक्शन ले सकते हैं। और इसमें ये भी देखना पड़ेगा किस तरीके का कंटेंट वो दे रहे हैं। अगर वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सिन कंटेंट दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक शिकायत आई थी जिसमें ये था कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के जो है आपस में ही रिश्तेदार लोग जो है एक दूसरे के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहां पे जो है उनका डायरेक्टली वो पूरा नाम जो है विक्टिम का नहीं लिख रहे थे। वो विक्टिम के नाम लिखने की जगह जो है उसका बचपन का नाम या उसका जो है नाम का इनिशियल जो है, घरेलू नाम का इनिशियल, जैसे सपोज मेरा नाम सोमा पांडे है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल नेम एसपी लिख करके आगे लिख दिया, जो भी तंज उनको कसना था या जो भी इनडायरेक्टली डिफेमेटरी चीजें लिखनी थी। जैसे उन्होंने क्या किया था कि कुछ गंदी शेरो शायरी जो है उनके नाम पर लिखे कि ये फलाने के लिए करके दे दिया था, तो हमने उस पे भी एफआईआर दर्ज करवाई थी और उस पे भी एक्शन लिया गया था, उस पे भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और यही आया कि ये जो है ये इनडायरेक्टली इन्हीं के लिए लिखी जा रही है।
तो ये डिपेंड करता है कि क्या है कंटेंट, क्या है किस तरीके का है। अगर इनडायरेक्टली भी कोई बोल रहा है और आपको पूरा पूरा ये एहसास हो रहा है कि ये आप ही के लिए इंडिकेटेड है, तो आप उस पर भी आप एक एक्शन लेने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में इसको, जैसे कोर्ट में मैं देखता हूँ, फिल्मों में देखता हूँ, मैंने फिल्म में कोर्ट ज्यादा देखा है कि वो साबित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा वहां पे। ये शायद एक नवीन प्रैक्टिकल प्लीज चैलेंज फिल्मों के कोर्ट का तो बात ही ना करो। मतलब फिल्म अभी मतलब जॉली LB2 में जो है उन्होंने अपील ये PIL जो है वहां फाइल कर दी सिविल कोर्ट में, जबकि PIL जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। दैट वाज अ ग्रॉस मिस्टेक इन मूवीज में जो दिखाते हैं ऐसा कोर्ट्स में बिल्कुल ही नहीं होता है। कोर्ट्स का अलग प्रोसीजर रहता है और हर जगह की कोर्ट का अलग होता है। यूपी की कोर्ट्स आप देख लीजिए, यूपी की कोर्ट का अलग होगा और दिल्ली और बॉम्बे में कोर्ट्स का अलग होगा। तो प्रोसेस प्रोसीजर स्टेट वाइज लोकेशन वाइज चेंज भी होते रहते हैं, लॉ भले ही सेम रहे। जी, एक क्वेश्चन है कि एफबी पर, भरत शर्मा का है कि एफबी पर कई ग्रुप्स हैं जहां हेट स्पीच और मिसलीडिंग फेक प्रोपेगेंडा पोस्ट होता रहता है, एडमिन पे क्या कार्रवाई हो सकती है? अच्छा, यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि एडमिन पे ही क्यों? हो सकता है कि उस ग्रुप में कोई और पोस्ट कर रहा है, एडमिन उससे एग्री ना करता हो, तो दोनों चीजें कि एडमिन पे क्या कार्रवाई इसमें हो जाएगी और एडमिन पे क्यों होनी चाहिए? देखिए एडमिन पे तो अभी ये बना दिया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी एडमिन की होती है कि उनके यहाँ क्या पोस्ट हो रहा है क्या नहीं, वो उस पर ध्यान दें। तो इसीलिए कई जगह आप व्हाट्सएप में भी और फेसबुक में भी लोगों ने अपना वो बना रखा है कि क्या क्या चीजें इसमें पोस्ट की जा सकती है, और अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल को बैन कर दिया जाएगा या आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हेट स्पीच है तो हेट स्पीच भी साइबर क्राइम की ही कैटेगरी में आती है, चाहे वो रिलीजियस हेट स्पीच हो, चाहे वो किसी पर्सन स्पेसिफिक को लेकर के हो, या किसी रीजनल कास्ट, कोई भी आप कोई भी डिफरेंशिएशन लेकर के अगर आप कोई किसी भी तरीके के हेट स्पीच देते हैं तो वो आपकी साइबर क्राइम की कैटेगरी में ही आएगी और आप उसमें भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और एक्शन उसमें भी होता है। इसमें क्या इसमें क्या सजा रहती है इसके अंदर? हेट स्पीच में डिपेंड करता है, आईपीसी की धाराओं के हिसाब से उसमें सजा मिलती है ना। 5 साल से लेकर के 10 साल तक जा सकते हैं। अब वो सिवियरिटी ऑफ हेट स्पीच क्या है, कोई दंगा भड़काने वाली चीजें हैं तो उसके ऊपर अलग चार्जेस लगेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अब ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया या एक फेसबुक ग्रुप बनाया, और मेरी जो ड्यूटी है वो मैं उसको लिटरेचर के लिए या मान लीजिए जोक्स के लिए, किसी भी चीज के लिए मैंने बनाया जो ऑफकोर्स रिलीजियस रीजन से नहीं है। अब वहां पे मैंने रूल्स नहीं लिखे हैं कि इसका रूल्स क्या है इस ग्रुप के, लेकिन एक जनरल है कि सबको पता है यहाँ पे किताबों की ही बातें करनी है, लोग किताबों की बातें कर रहे हैं। और उसमें अगर कोई आके रिलीजियस पोस्ट करना शुरू कर दे जिसको कि मैं सपोर्ट नहीं करता, और मैं उसको मना करके डिलीट भी कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन कानून के हिसाब से जो नया कानून आया है इस पे एडमिन पे केस होता है, तो इसमें फिर मेरे क्या राइट्स रहेंगे? मैं अपने आप को वहां पे कैसे डिफेंड कर सकता हूँ? भाई अगर क्योंकि मैं आपने जो उनको एक्शन ले डिलीट ही सकता कर था मैंने दिया है, कर लिया। हाँ तो वो अगर आपने एक्शन ऑलरेडी ले लिया है तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक्शन ले लिया उनके अगेंस्ट। भाई हम किसी के हाथ पे बैठ करके तो उनको कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। हमारा तो काम ये है कि हमने एक ग्रुप बनाया, एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए बनाया, और उसमें आकर के लोग इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, तो वो आप डिफेंस ले सकते हैं हमेशा ही। चलिए, तो मैं अगर ऐसा ग्रुप बनाऊंगा तो मैं डिलीट कर दूंगा, और आप लोग भी अगर व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप में कहीं देखते हैं या फेसबुक मैं जैसे ग्रुप्स में, तो एडमिन मेरे होने साथ के तो एक नाते। और जी। मेरे साथ तो एक और अच्छा इंसिडेंस हुआ था कि अभी जस्ट लॉकडाउन से पहले एक जन ने अपना एक ग्रुप बनाया था, वकीलों का ही ग्रुप था वो। वकीलों का ग्रुप बनाने के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं कब उसकी एडमिन बन गई। जिन्होंने बनाया था उन्होंने मुझे एडमिन बना करके खुद एग्जिट कर गए। अब उसके ओके। बाद पहले तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे एक जन ने बताया कि भाई आप हैं उस ग्रुप में एडमिन, तो मैंने कहा कौन सा ग्रुप है पहले देखूं। उसके बाद ग्रुप देखा तो उसके बाद फिर मैंने जो जिन्होंने बनाया था उनको ऐड किया, अपने जी उनको जी। एडमिन बनाया, खुद एग्जिट किया। मतलब रास्ते तक हो चुका था, हमें पता नहीं है। सीरियसली हमें पता नहीं है। और जी। ये भी बहुत अनवांटेड सी चीज है कि हम नहीं ग्रुप एडमिन बनना चाहते हैं, बिकॉज आई नो आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। और लॉयर्स के उसमें तो थॉट प्रोसेस भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, बस एक साइलेंट पार्टिसिपेंट की तरह ही रहती हूँ। लेकिन जब वो चीज आई तो एक मुझे भी आश्चर्य हुआ। और उस दौरान लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा था कि ज्यादातर लोगों ने अपने एडमिन जो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी डाल दी थी कि सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ ही लोगों को एडमिन बनाया था ग्रुप में, एंड विच वाज आई थिंक राइट थिंग टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो।
हाँ, काफी काफी ग्रुप्स में ये हो रहा है जहाँ इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है एडमिन्स को ही। हाँ। लेकिन जो मैं कह रहा था वो शायद सभी लोग जो देख रहे हैं, अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हेट स्पीच आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सपोर्ट ना करें, आप उसके अगेंस्ट उस आदमी को वार्न करें। वहां पे मेरे ख्याल से ये हम शायद अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं कि आप कमेंट करके उसको वार्न करके उसका स्क्रीनशॉट रख लो और फिर आप डिलीट करके और ब्लॉक करना है वो कर दीजिए, ताकि हमारी सेफ्टी कम से कम बनी रहे कि हम उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि कोई एक भी स्क्रीनशॉट एक लेके तो उसकी शिकायत कर हाँ, सकता है। हाँ जी। एक और चीज है नवीन, एक तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो जितनी भी उनको ऑथेंटिक क्यों ना लगे, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। क्योंकि हो ये रहा है इधर भी जो है इंफॉर्मेशन जिस तरीके से मतलब स्प्रेड होती है, क्योंकि फेस चाहे सोशल मीडिया हो या नेट डिजिटल मीडिया जो है हमें इतनी स्पीड दे देता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो कहीं कितने सारे केसेस हुए हैं मॉब लिंचिंग के या इस तरीके के केसेस, वो हेट स्पीच को ही लेकर के हुए हैं। तो ये चीजें अवॉइड की जा सकती हैं। तो इतना ध्यान इंडिविजुअल लेवल पे एज एन इंडिविजुअल हम लोगों को भी इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। ये मैं कंप्लीटली एग्री हूँ, और जब हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये है कि जब इस तरह के केसेस आते हैं ना, जब ये ऑनलाइन एब्यूज वाले और साइबर बुलिंग वाले, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो लड़कियों के साथ रहती है, एक तो ये है कि उनको पता नहीं था कि प्रोसेस, चलिए ऑनलाइन शिकायत करने की बात हो गई, लेकिन फैमिली सबसे पहले पीछे कर लेती है पैर, और फैमिली का सबसे बड़ा ये रहता है कि नहीं यार शिकायत मत करो, कहाँ लफड़म पड़ोगी, फिर पुलिस आएगी, उनसे पूछना पड़ेगा, ये करेगा वो होगा। तो यहाँ पे आप मतलब ये ऐसा है कि कानून इसका कुछ नहीं कर सकता, ये सोसाइटी वाला एंगल है। और चूंकि आपने खुद बहुत सारे ऐसी चीजें देखी हैं जहां पे कि फैमिली आपके साथ खड़ी रही है, तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे या उन बच्चों को क्या कहेंगे जिनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं बेटा शिकायत मत कर, छोड़ जाने दे, जो हो गया सो हो गया, और उनको लगता है कि उनको शिकायत करनी चाहिए। तो दोनों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या कम्युनिकेशन रहना चाहिए? देखो नवी, एक तो एज ए पेरेंट तुम भी और मैं भी हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को बच्चों को आजकल मोबाइल देना पड़ता है। तो अगर हम स्टार्ट कर ले वहीं से कि हम मोबाइल उन्हें दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मोबाइल और डेटा। अगर कोई स्ट्रेंजर उनको कोई मैसेज भेज रहा है तो दे शुड नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट, पेरेंट्स को बताएं। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए हम बात बता रहे हैं कि आप जी। पेरेंट्स को बताइए। अगर कोई आपसे फोटो मांगता है या घर के लोगों की डिटेल्स मांगता है तो वो आप नहीं देंगे। ये बातें आपको बच्चों को बता के रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल बहुत यूज कर रहे हैं, और चूंकि ऑनलाइन स्कूल्स वगैरह भी हो रहे हैं हम उनको रोक नहीं सकते, हमें उन्हें रोक नहीं रिस्पॉन्सिबल यूज सकते। बताना पड़ेगा। अब दूसरे लेवल पे आते हैं कि ऐसा इंसिडेंस अगर हो जाता है तो हो जाने के बाद क्या करें। अगर पेरेंट्स कई बार जो है ओवर कंसर्न होकर के और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि छोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे केस में जहां आपको ये लगता है कि आपको जो है जान माल का खतरा हो सकता है इस आदमी से, या आपके रेपुटेशन में बहुत डैमेज हो सकता है, आप पुलिस में जरूर रिपोर्ट करें। आप अगर आपको इमीडिएट डेंजर की बात आती है तो आप पुलिस में रिपोर्ट करें और उसमें बताएं कि हमको ये इस चीज का खतरा है। दूसरा ये है कि कोई भी स्ट्रेंजर है, अगर स्ट्रेंजर के साथ किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें, क्योंकि आपको मालूम तो है नहीं कि अगली तरफ में कौन आदमी बैठा हुआ है या कौन महिला बैठी हुई है, किस किस स्तर के हैं वो लोग। तो इसीलिए भी कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी भी स्ट्रेंजर से आप अवॉइड करें ऑनलाइन। दूसरी, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई शेयर ना करें, ना फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करें, क्योंकि फिशिंग वगैरह के केसेस में यही होता है कि वो बहुत आराम से प्यार से बात बात करना शुरू करता है। कोई स्ट्रेंजर बहुत डैशिंग सी फोटो होगी या बहुत ब्यूटीफुल सी लेडी होगी और उसके बाद थोड़े दिन बाद जो है वो पैसा वैसा मांगना और या सेक्स टेक्स करना ये सब कुछ शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करें। अगर इस तरीके का कुछ भी आता है तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करें, एंड ज्यादा अगर कोई आपके पीछे पड़ रहा है तो आप पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर्स को ये चीज समझना चाहिए कि एक जगह से अगर आप किसी को रोक देते हैं तो वो वहां से रुकने वाला नहीं भी हो सकता है, वो आगे भी बढ़ सकता है। तो इसलिए ये है कि उनको वहीं पे जो है निप ऑफ द बड आपको रिमूव करना चाहिए। आपको शुरुआत में ही आपको अपनी फैमिली में बच्चों को इतना सजग बनाना चाहिए और इतना बोल्ड बनाना चाहिए कि बच्चे जो है डर के भागने के बजाय खड़े होकर के फेस करना भी सीखे चीजों को। एक और क्वेश्चन है, कोई एक फेसबुक पर ग्रुप बनाता है, हजारों लोग जुड़ जाते हैं जिसमें हर मिनट बहुत कुछ पोस्ट करते हैं जिसे प्री अप्रूवल दे रखा है, उस केस में एडमिन अपना बचाव कैसे कर सकता है या उससे बचने का कोई उपाय है? हजारों लोग ग्रुप में हैं और बहुत लोगों को प्री अप्रूवल दे रखा है उन्होंने कि पोस्ट कर सकते हैं।
नहीं, प्री अप्रूवल अगर दिया है तो मेरे ख्याल में अब उनको छटनी करनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे प्री अप्रूवल दिए जा रहे थे या देने का प्रावधान था, उस वक्त एडमिन के ऊपर हाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई थी। तो जी। अगर कोई चीज आपके अंडर में, आपके सर्विलांस में है, तो वो विकेरियस लायबिलिटी जो है आप ही के ऊपर आएगी। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप अप्रूवल जो है ध्यान से दें। इस तरीके के अगर पोस्ट हो रहे हैं तो आप उनको रिमूव करें, आप एक्शन लें। तो अंशु, अगर आपने ग्रुप बना लिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस ग्रुप को आपको मैनेज करना है, इसलिए उसमें और कोई तरीका नहीं है। आपके बचाव का यही तरीका है कि आप अपने ग्रुप में किसको अप्रूवल दे रहे हैं पोस्ट का, किसको नहीं दे रहे हैं, आप ही को ध्यान रखना है। तो यही है। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों के कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए। इन द मीन टाइम, जब तक आप सवाल टाइप करते हैं, मैं एक इंसिडेंट है मैम, मैं आपसे चाहूंगा कि आप शेयर करें। आपने एक ऑनलाइन फ्रॉड का केस मुझसे शेयर किया था, जिसमें कि एक विदेशी महिला बिजनेस शुरू करना चाहती थी इंडिया में, और उन्होंने जो है उसके थ्रू किस तरह से पैसा, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोसेसेस हमें पता नहीं होते हैं और हम लोग जो है उसको इमोशनली लेते हैं। और हमने, जैसा मैंने कोर्ट का आपको एग्जांपल दिया कि मैं फिल्मों से जानता हूँ, तो कस्टम डिपार्टमेंट को भी हम फिल्मों से ही जानते हैं, और ऐसे अधिकतर डिपार्टमेंट को हम फिल्मों से जानते हैं। देख, तो हमारा जो है एकदम परसेप्शन गलत हो जाता है। जी। देखो नवीन, एक तो ये है कि लेखक हो भाई, ऐसी बात ना करो, किताबों में जाओ वापस। नहीं, मैं तो देखो, मैं पब्लिक बताना नहीं चाहता। मैं तो असल कोर्ट में भी कई बार गया हूँ, तो मैं जी। आपका कैमरा तो वो चेंज हो गया, हाँ ठीक। हाँ, तो ये जो है, जी। एक इंसिडेंस ये हुआ था। हमारे मित्र हैं एक, तो वो ऑफिस में आए हुए थे हमारे। तो उन्होंने बताया कि बात करते करते अचानक से उनके पास बड़ी डेस्परेट से मैसेजेस आने शुरू हुए हैं। तो मुझे लगा कि थोड़े परेशान से, मैंने पूछा हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त है जो यूके से आ रही है, और वो कुछ 1000 पाउंड लेकर के, 5-7 हजार 1000 पाउंड लेकर के आई हैं। और उसके अलावा उन्होंने जो है वो भी लेके आई हैं, और उसके अलावा वो कुछ ज्वेलरीज भी लेके आई हैं, जो कि उनका कहना था कि वो, और वो महिला जो है यहाँ पे इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये था कि डिक्लेरेशन था उनका या नहीं। मैंने कहा हुआ क्या, तो बोले कि उन्हें कस्टम में रोक लिया गया है, क्योंकि उनके पास जो है ज्वेलरीज बहुत ज्यादा है और पैसे भी ज्यादा हैं। तो मैंने कहा कि क्या वो डिक्लेरेशन करके नहीं आई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने कहा डिक्लेरेशन क्यों नहीं किया था, जब उन्हें बिजनेस करना था तो उन्हें डिक्लेयर करके आना चाहिए था। तो फिर बोलने लगे कि अब मैं क्या करूँ, वो तो वहां कस्टम में फंसी हुई है। और उन महिला ने इनसे ये बोला कि उन्हें इमीडिएटली जो है 1,60,000 रुपए चाहिए, वो कस्टम वाले मांग रहे हैं। तो मैंने कहा जब इतने डॉलर्स वो लेके आई हैं, उनसे बोला जाए कि उसी से डिडक्ट कर लें। तो उन्होंने बोला कि वो नहीं दे रहे हैं, वो और मांग रहे हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा खटका सा लगा। मैंने कहा कि लाइए जरा कन्वर्जेशन हमको देखने दीजिए क्या है। तो जब कन्वर्जेशन देखना शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजी हुई थी अपनी उनको। तो मैंने कहा आप इन्हें कब से जानते हैं। तो पता चला 2-3 महीने से इनको जानते थे। वो 2-3 महीनों में उप महिला के इतने मोहपाश में बंधे थे कि उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि जिससे वो बात कर रहे हैं उनसे उन्होंने कभी वीडियो चैट या इस तरीके से नहीं किया था। तो मैंने फिर उसके बाद फिर मैंने उनके ही व्हाट्सएप में मैंने टाइप कर दिया कि मेरा भाई जो है वो वहीं पे मुंबई में ही लॉयर है, एंड ही इज अ बिग शॉट। आई एम गिविंग हिम योर नंबर एंड ही विल कांटेक्ट यू। तो जैसे ही ये मैसेज गया, वैसे इनका नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो गया। उनकी जो प्रोफाइल मैसेंजर और जो फेसबुक की प्रोफाइल थी वो सब डिलीट हो गई। तो उसके बाद फिर उसके बाद से तो हम लोग वो महिला का नाम लेकर के उन्हें चिढ़ाते ही रहते हैं ज्यादा। बता रहे हैं। लेकिन लेकिन था ये कि एक्चुअली में ये एक फ्रॉड का केस था। ट्रैप था। क्योंकि उन्होंने जो है, हाँ ट्रैप था, ये ट्रैप था। और ये बहुत सारा इंसिडेंस हो रहा है। जैसे किसी में ये महिला बने, कहीं पे मान लीजिए कोई, आपका फेसबुक में सारा डेटा पर्सनल है, उसमें लोगों को पता चल रहा है कि आप सिंगल महिला हैं, सिंगल पुरुष हैं, या किस तरीके हैं। फिर वो आपका कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप ही के हिसाब की प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे एक सिंगल महिला है तो सिंगल महिला के लिए एक बहुत ही एलिजिबल सिंगल विडो महिला, मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ कि मान लीजिए कोई एक विडो महिला है जिनके अधेड़ उम्र की महिला है, 40-45 साल की, और अकेली है और बच्चे हैं उसके। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपेनियनशिप सभी लोग ढूंढते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा प्रोफाइल बन जाएगा जो उन्हीं की एज ग्रुप का होगा, जिनकी लाइफ की सिचुएशन उन्हीं की जैसी होगी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बात करना पड़ेंगे, शुरू करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा सा मोहपाश बढ़ेगा, तो उसके बाद फिर वो उनको लिख करके भेजेंगे मेरा बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस हो गया है, मैं क्या करूं, मैं कहीं से भी पैसे अरेंज हो जाएं। फिर वो महिला जो है इतने ज्यादा उनके ट्रैप में होंगी कि वो कुछ ना कुछ पैसा अरेंज करके उनको भेज देंगी। जैसे ही पैसा उनके अकाउंट में आएगा, उनका अकाउंट प्रोफाइल सब गायब हो जाएगा। तो दीज आर द वे, क्योंकि इमोशनली ट्रैप करना बड़ा आसान हो जाता है लोगों को।
मुझे लगता है कि हम लोगों ने विश्वामित्र के बारे में हमेशा सुना है, तो हमें बचना चाहिए, इतना इतना, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अंकिता जैन जी का है। अंकिता राइटर हैं और बड़ी शानदार किताब है इनकी। इनका एक इंसिडेंट हुआ था और उसी से जुड़ा इनका क्वेश्चन है कि इन्होंने कुछ एक ओपिनियन डाला था और उस ओपिनियन के अगेंस्ट जो है एक पूरा ग्रुप, उसमें फेस बहुत सारे लोग थे जो कि एक साथ आ गए अटैक करने के लिए, तो 30-35 से ज्यादा लोग आ गए थे। अब अंकिता एक दिक्कत बता रही हैं कि उस वेबसाइट में एक समस्या है, यदि आप पर एक साथ कई लोग अटैक करें तो उसे दर्ज करने में वहां दिक्कत होती है, क्योंकि वो एक एक इंसान के लिए एक एक रिपोर्ट करने को कहते हैं। यदि आप एक साथ 30 लोग अटैक करें तो वेबसाइट पे कोई शिकायत करने का ऑप्शन नहीं है। मैंने अलग से मेल करके साइबर क्राइम में शिकायत की थी, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये स्थिति हो तो क्या करें? देखिए, पुलिस वेबसाइट का स्टेशन तो जाना एक बेहतर होगा? पब्लिक, हाँ, पुलिस स्टेशन जाना बेहतर होगा। अगर इस तरीके के पर्सनलाइज कमेंट उनको किए जा रहे हैं और 30-35 लोग हैं, तो 30-35 लोगों की प्रोफाइल, सबकी सबकी प्रोफाइल एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर के एनेक्स कर लें और वो अपना रिपोर्ट करें। और साइबर सेल में भी इसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये एक बार उनसे उनको रिमाइंडर भेजे, उसमें रिमाइंडर का ऑप्शन होता है, वो रिमाइंडर भी उनको भेज सकती हैं। तो या तो फिर अंकिता एक बार हम लोग वो बाद में भी दिखा दे कि उन्होंने क्या कंप्लेन दर्ज कराई थी, उनके पास नोटिफिकेशन जरूर आया होगा उसका। ठीक है, तो अंकिता जी एक बार रिमाइंडर का ऑप्शन देख लीजिए, नहीं है तो फिर वो नोटिफिकेशन जो आया होगा हम उस पर एक बार ऑफलाइन बात कर सकते हैं। हाँ। और ये आपकी मेरी इस बारे में थोड़ी सी बात भी हुई थी कि इट इज नॉट इजी टू रजिस्टर एफआईआर। तो उन्होंने पूरा अपना इंसिडेंट बताया कि उन्होंने काफी जगह कोशिश की और साइबर सेल नोएडा में है नहीं, तो ग्रेटर नोएडा चला गया और वो काफी उनको चक्कर काटने पड़े। कई दिनों के चक्कर काटने के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट दी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जब शिकायत कर दी गई, थाने में जाके शिकायत हुई है, तो वहां पे भी एक्शन नहीं हुआ। अब हमारे पास क्या रहे? साइबर सेल में किया था इन्होंने? साइबर सेल साइबर सेल में नोएडा हुआ में था? नहीं, ये इन्होंने लिखा है कि नोएडा साइबर सेल ऑफिस 24 गए थे, जो वहां से बताया गया कि 8 चला गया है। फिर वहां से कहा गया 20 सेक्टर के थाने में इस तरह की आईटी वाली सारी कंप्लेंट दर्ज होती हैं। तो फिर वहां आने के बाद पता चला जी साइबर सेल नाम की तो कोई चीज नोएडा में है ही नहीं, अब तो ये ग्रेटर नोएडा चला गया है। अब ये नहीं ग्रेटर नहीं, नोएडा इन्होंने नहीं जा ऑनलाइन, सकते। ऑनलाइन नहीं, किया था इन्होंने ऑनलाइन, इन्होंने? जब मैं देख रहा हूँ कि वो सारा का सारा इन्होंने थाने में जाके कोशिश की, ऑफलाइन बाद किया में था सेक्टर 20, हाँ, सेक्टर 20 के थाने ये। में A4 पे हाँ। शिकायत दी। जी, हम्म। तो ऑफलाइन हुआ है, ये शिकायत दी गई पर उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ। यही शिकायत की एक कॉपी उठा करके साइबर सेल, साइबर क्राइम के पोर्टल पे डाल दिया जाए और ये करके कि इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो शायद उसके बाद उनके इसमें तेजी आनी चाहिए। नहीं तो क्या सीधे कोर्ट में जाने का ऑप्शन रहता है कि सीधे कोर्ट वो में जा रहता है, सके कोई? कंप्लेन केस दर्ज कर सकते हो। और जैसे अगर इनको एफआईआर की कॉपी दी गई है, अगर अगर एफआईआर हम्म, दर्ज हुई है, एफआईआर की कॉपी इनके पास है, तो उसकी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवा सकती हैं। तो ठीक है। नोएडा, हाँ, नोएडा की कोर्ट में ये किसी वहाँ लोकल क्रिमिनल एडवोकेट को हायर कर लें और उनसे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की एप्लीकेशन डलवा दें कि मेरा ये उसके लिए इन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा, इनकी एफआईआर की कॉपी और फोटोग्राफ। और इन्हें वहाँ हम्म, पे वहाँ वो लॉयर से बात कर लेंगे, लॉयर से बात करके वो उनको गाइड कर देंगे किस तरीके से होता है। वहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये होगा कि कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी कि इस कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया गया है, तो उन्हें रिपोर्ट भेजनी हम्म। पड़ेगी। उससे इन्हें भी पता चल जाएगा कि एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर है तो इस ये प्रोसेस होगा, और एफआईआर नहीं हुई है अगर, तो कंप्लेंट केस भी ये दर्ज करा सकती हैं धारा 156(3) के अंदर। सुमिधा, आई होप ये आपको इसमें इसका आंसर मिला होगा। और एक ऋचा का क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा होने पे पुलिस उल्टा लड़कियों पे शक करती है और उनके उल्टे सीधे सवाल करने लगती है या उन्हीं पे आरोप लगाना शुरू करती है, इसका क्या किया जाए? ये तो एक्चुअली में थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण ही है, क्योंकि कई बार पुलिस इस तरीके की इस तरीके के क्वेश्चंस या इस तरीके की बातें इसलिए कहती है क्योंकि वो खुद भी ट्रेंड कम है। पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होती है। कई बार पुलिस इस वजह से भी अवॉइड करते हैं साइबर क्राइम की घटनाओं को। लेकिन अभी धीरे धीरे जो है, चूंकि साइबर के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रेनिंग भी बढ़ाया जा रहा है, स्टाफ भी बढ़ाया जा रहा है। हर जगह अगर इंडिया में देखा जाए तो जितनी भी साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स हैं, वो ओवरलोडेड हैं वर्क से, क्योंकि क्राइम इतना ज्यादा हो रहा है और उसके प्रोपोर्शनेट जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इतनी या वर्क फोर्स इतना तैयार नहीं है। तो
ये सब थोड़ा बहुत तो दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है तो उनको ये बोला जाए कि चलिए ठीक है, अभी तो ये हो गया, अब तो आप आगे एक्शन ले लीजिए। ये थोड़ी ना कि अब कोई ये बोल दे कि हम रात में अगर निकले हैं अकेले, आपको नहीं निकलना चाहिए, तो अब जब हो गया इंसिडेंट तब तो कुछ काम कर दो। तो ऐसे में यही है, करने को तो शिकायत आप पुलिस वाले की भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लेवल पे शिकायत करने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट देयर राइट टू से ऑल दीज थिंग्स। उनका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, शिकायत दर्ज करना है, वो ये आपको मोरल टीचिंग्स नहीं दे सकते हैं। तो भैया जब शिकायत करनी है तो अपने को डटे रहना है और अपनी शिकायत दर्ज करवा के आनी है, अपना तरीका यही है। ये नवीन, ये तो बहुत जरूरी है, परसिस्टेंसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, हाँ बहुत जरूरी है। आप डरिए मत और आप एक्शन लीजिए। क्योंकि यही एक कमेंट आया था, वो कमेंट भी यही कहता है कि ये लोग बहुत ढीला काम करते हैं, और शायद वो आपने जवाब दे ही दिया कि संख्या नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं उसके पीछे, इसकी वजह से बहुत पीछे हैं। तो अभी और कोई सवाल नहीं आया मेरे पास, और कोई सवाल नहीं है, तो हम इस लाइव को फिर यहाँ पे बंद करते हैं। अगर ये बोलते बोलते में और सवाल कोई ना आ गया तो जो लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड सुमा मैम, मैनी थैंक्स, आप आए यहाँ पे, आपने टाइम निकाला इसके लिए। और मेरे ख्याल से आप अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कुछ कर रहे हैं जहाँ पे कि आप इस तरह के कुछ लीगल टिप्स देने का प्लान कर रहे हैं, तो आपने शुरू कर दिया है या आप करने वाले हैं? मैं करने वाली हूँ नवीन, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है या सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, चाहे लॉ के बारे में हो चाहे उनके राइट्स के बारे में हो। तो मैं ये चाहती थी कि एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा चैनल शुरू किया जाए जिससे लोगों को सीधी सादी भाषा में ये समझ में आए कि उन्हें कब क्या एक्शन लेना चाहिए। खासतौर पे अगर हम फैमिली कोर्ट के लॉज के बारे में बात करें, तो फैमिली कोर्ट में, फैमिली के केसेस में जो है ये बहुत सेंसिटिव इश्यू हो जाता है, इवन फॉर लॉयर्स, जजेस, सबके लिए। क्योंकि अगर लोग जब आते हैं फैमिली कोर्ट में लड़ने के लिए, तो दे आर कमिंग इन देयर गोल्डन एजेस, 30s में, 20s में, 40s में वो आ रहे हैं, तो वो उनका वर्क का टाइम होता है, उनका लाइफ में फ्लरिश करने का टाइम होता है। और 8-8, 10-10 साल अगर निकल जाते हैं कोर्ट में ही, तो किस किस तरीके का रिसोर्स जाता है और किस तरीके से लाइफ जो है अफेक्टेड होती है उससे। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत जो है बहुत छोटी सी चीज से होती है, जो शायद प्री मीडिएशन से भी शुरू हो सकता है, प्री लिटिगेशन से भी सॉल्व हो सकता था, कि लोग बैठ करके आपस में बात कर लेते हैं और बातचीत से समाधान निकल सकता था। तो कई बार ऐसा होता है कि सही सलाह नहीं मिलती है, सही गाइडेंस नहीं होता, और लीगल गाइडेंस सही नहीं मिलने की वजह से इनिशियली ही बहुत गलतियां कर जाते हैं लोग। कई बार वो लॉयर सही नहीं वो सेलेक्ट कर पाते हैं उनके लिए, कई बार वो सही तरीके से अपना केस नहीं दर्ज करा पाते हैं। तो लोग किस तरीके से अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को या लीगल एक्शन को उन्हें लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं कि एक चैनल स्टार्ट करें जिसमें लोगों को बताया जाए कि कहाँ कहाँ उनके राइट्स हैं, कैसे उनके राइट्स हैं, और किस तरीके से उनको अपनी समस्याओं का समाधान जो है कोर्ट में गए बिना और कोर्ट में जा करके लिया जाना चाहिए, जो कि जिससे उनका समाधान जल्दी हो। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। एक बस बीच में और सवाल आया था आदित्य का कि मैं देर से आया हूँ, शिकायत कहाँ दर्ज करें। तो आदित्य, हमने शुरू में इसके बारे में बात की है, आप उसको देख लीजिएगा। और वेबसाइट जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको कंप्लेंट करना है। तो मैम जब भी आप अपना चैनल शुरू करें आप मुझे बताइएगा, हम लोग उसको शेयर करेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम के बारे में हम लोग बातें सुनते हैं, लेकिन जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें रह जाती जो हमें पता नहीं लगती, प्रोसेस के बारे में पता नहीं लगती। मैं भी आज तक सुनता आ रहा था, लेकिन मुझे ये साइट ही नहीं पता थी, तो मैं अलग अलग साइबर सेल के पता नहीं किस किस जगह पे मैं घूमता रहा हूँ जब भी देखा है। और ऐसा जो कमेंट्स में देख रहा हूँ तो सब लोगों के साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और बीच में एक दो और सवाल आए थे जो कि इस विषय से जुड़े हुए नहीं थे, तो मैं चाहूंगा कि कभी अगर आपको टाइम हो, जैसे कॉपीराइट से जुड़ा एक क्वेश्चन आया था, तो उस तरह के क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर उस तरह के पॉइंट्स पे अगर आप कभी बात करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर भी बात करें। बिल्कुल। एक और टॉपिक मैं बताती हूँ, आरटीआई एक्ट, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए रहती है हमेशा, बहुत तो जरूरी है। मे बी हम तो लोग हम उसको इस भी टॉपिक पे जल्दी बात करेंगे जी। जी चलिए, ओके। तो फिर हम इस महीने में कहीं हम उसके ऊपर भी एक डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल। थैंक यू बाय नवीन। बाय। बाय बाय।